अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी चौधरी इरफान ज़हीर और आज क्रिकेट के कुछ मेन टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले बात करेंगे जी, पाकिस्तानी स्क्वाड जो है श्रीलंका टूर के लिए अनाउंस किया गया, उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। कुछ प्लेयर की इंक्लूजन हुई है, उसको जिक्र में उस पर डिस्कशन करेंगे। और जिनको नहीं रखा गया वो क्या बेसिस थी, क्या फैक्टर थे जिनकी वजह से उनको टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। सबसे पहले ख्वाजा नाफे को देखते हैं। शायद आपको अभी रिसेंट टाइम के अंदर कोई ऐसी टीम नजर नहीं आएगी जिसके अंदर 3 कीपर खेल रहे हैं और तीनों में से कोई एक कीपर भी प्रॉपर कीपर नहीं है, जिसे आप जेन्युइन रेगुलर स्पेशलिस्ट कीपर कहते हैं, वो नहीं है। ख्वाजा नाफे आए हैं जी, एज ए ओपनर हम देखते हैं, खेलते हैं। अगर आप किसी भी टीम सिलेक्शन को देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसने क्या क्या परफॉर्म किया, क्या बड़े लेवल की क्रिकेट खेली है। ख्वाजा नाफे की क्रिकेट है जी, अभी रिसेंटली टैलेंट अच्छा है, टैलेंटेड लड़का है, शॉट्स बड़ी रेंज है। बट आप दो पैरामीटर देखते हैं, एक रिसेंट क्या क्रिकेट खेली है वो आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस आपने देखा कि वो सुपर 60 था, हांगकांग सुपर 60 जो पाकिस्तान जीता। अगर वो आप उसमें इकॉनमी की बात करें, आप उसमें रन्स बनाने की एवरेज की बात करें, स्ट्राइक रेट की बात करें, तो अब्बास अफरीदी ने ऑलराउंडर जो परफॉर्मेंस दी थी, जो शानदार क्रिकेट खेली थी, तो वो सबसे ऊपर थी। तो अब्बास अफरीदी को होना चाहिए था। दूसरा आप ये देखते हैं कि आपकी सेकंड ईयर की क्रिकेट कौन सी बेस्ट थी या थर्ड ईयर की कौन सी थी। सेकंड ईयर की आपकी थी शाहीन की क्रिकेट, जो पाकिस्तान की नेशनल टीम के बाद सबसे बेस्ट क्रिकेट है। उसमें 3 नाम आपके पास आते हैं जो टॉप नॉच थे। नंबर 1 माज सदाकत। माज सदाकत जिसकी एवरेज भी इनसे बहुत ज़्यादा है, स्ट्राइक रेट भी इनसे कोई 20-30 ज़्यादा है, और जो शॉट्स की रेंज है, फिर बॉलर भी पूरे हैं। तो जब आपके सीनियर प्लेयर बाबर, शहीन, रिजवान, ये तमाम, हसन अली, बाबर तो शायद आ जाएंगे बट रिजवान शायद नहीं आ सकेंगे, टीम का पार्ट नहीं बनेंगे, बट ये जो 4-5 आपके लड़के हैं, हारिस रऊफ, हसन अली, ये उधर खेल रहे हैं, तो आपने यंगस्टर को जब चांस देना था तो आपने अपनी सेकंड जो बेस्ट टीम थी उसको डालना था टीम में, उन प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी देनी थी जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। देखिए, एक तो आप परफॉर्मर को जब चांस देते हैं तो एक तो टीम की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आप जो डिजर्विंग लड़का वो आता है। दूसरा, उस बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और एक मैसेज आप अ, तमाम सर्कुलेट करते हैं लोगों को, बच्चों को, कि जो परफॉर्म करेगा वो आएगा। तो अब जब इस तरह साइडवेज से किसी की एंट्री होती है तो वो फिर उस प्लेयर के लिए भी हर्टिंग होता है, और शायद जो खुद आता है वो भी कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो एक ख्वाजा नाफे की इंक्लूजन आप देख रहे हैं। फिर नसीम शाह वापस आए हैं। नसीम शाह की कोई परफॉर्मेंस नहीं है सच। आईएलटी में भी कई मैचेस में वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको नहीं खिलाया जा रहा। और हमने देखा कि शायद पाकिस्तान मैनेजमेंट टीम का वो आगे फ्यूचर पार्ट भी रिसेंटली नज़र नहीं आ रहे। T20 वर्ल्ड कप के वाले से देखें तो आपको क्यों रखा गया। फिर इसी तरह माँ सदाकत के साथ नंबर सेकंड पे जो बेस्ट प्लेयर है वो अहमद दानियाल है। जब आप प्लेयरों की एजिलिटी की बात करते हैं, टेम्परामेंट की बात करते हैं, दिलेरी की बात करते हैं, वो तमाम बॉक्सेस को टिक करता है, तमाम कंपोनेंट है उस बच्चे के अंदर, और आपने देखा कि जी उसको सेलेक्ट नहीं किया गया। और एक तरफ कहा जा रहा था फ्यूचर स्टार है, 140 प्लस बॉल करता है, डेथ ओवर जो उसने की, आपका शहीन रन खा रहा है डेथ ओवर के अंदर, हारिस रऊफ खा रहा है, हसन अली खा रहा है। कोई भी एक बॉलर ऐसा, आप यू कैन नॉट टेक अ नेम ऑफ सिंगल वन कि जो आपकी एक अच्छी खासी जिसे कहते हैं डेथ बॉलिंग कर पाएगा, कोई भी नहीं है। तो एक बॉलर आपको मिला जो नजर आया जिसके अंदर वो स्पार्क था, क्योंकि आप देखते हैं फहीम अशरफ विकेट्स तो लेते हैं बट बहुत रन्स भी देते हैं, और कभी वो रिलायबल बॉलर के तौर पे नहीं है कि लास्ट ओवर में 10, एशिया कप के लास्ट ओवर में फाइनल में 10 चाहिए था, उनको 10 हुआ और 4 बॉलों भी हो गया। तो आपको ऐसा बॉलर एक नजर आया था, उसको लेके चल, फिर बैटर भी बहुत तगड़ा है। तो आपने जब एक सेकंड टीयर तैयार करनी थी, जब बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना था, तो अहमद दानियाल को नहीं रखा गया। तीसरा जी, शादाब की इंक्लूजन हुई है और पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन है। देखें, ये मैंने भी ये बात की कि शादाब को शायद T20 का कप्तान होना चाहिए था। शादाब अगर फिट है तो नंबर 1 चॉइस बनती है, बट शादाब ने वापस फिट होने के बाद क्या ऐसा किया है कि जिसकी वजह से वो टीम में आ गया, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। और सुफियान मुकीम, जिसने आपको इमर्जिंग एशिया कप जितवाया और अभी जो ग्रेड 1 हुआ है प्रेसिडेंट कप, उसका फाइनल जिताया, और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, कोई मैच नहीं है उसके साथ, किस बेसिस के ऊपर आपने उसको बाहर कर दिया। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट और एक बड़ा सरप्राइजिंग पार्ट है कि उस बच्चे ने पहले आपने चैंपियन ट्रॉफी से बाहर किया, वो ऑस्ट्रेलिया और आपको उसने साउथ अफ्रीका में परफॉर्म करके दिया, उसके बाद वो टीम से आउट हो जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि जी वो आते हैं, टीम में परफॉर्म करते हैं, फिर आपको वो शाहीन में परफॉर्म करके देते हैं, डोमेस्टिक में करके देते हैं। तो क्या बेसिस है, क्या क्राइटेरिया है, कौन सा गेज मीटर है आपके पास जिसके बाद इसकी वजह से आप किसी प्लेयर को बाय करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट पार्ट है। ये 3 प्लेयरों को शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द टीम, ये मस्ट होने चाहिए थे, इन तीनों के साथ ज्यादती हुई है।
फिर अब आपके पास नंबर 3 का स्लॉट है, मैं ओवरऑल इस 15 के स्क्वाड के ऊपर, बाकी आप जानते ही हैं, फ़हीम है, नवाज़ हैं, वसीम जूनियर है, आपके पास साहबजादा फरहान है, अबरार है, उस्मान तारिक हैं। तो उस्मान तारिक और अबरार के साथ आपको ये स्पिनर ज़रूर रखना चाहिए था सुफियान, बट आपने शदाब को रखना था, आपने रखा। फिर अब आपके पास प्रॉब्लम ये आएगा, 3 कीपर की तो मैं ऑलरेडी शुरू में बात कर चुका हूँ। फिर आपके पास प्रॉब्लम आएगा कि नंबर 3 पे कौन खेलेगा। बाबर उधर खेल रहा है बिग बैश में, अभी उन्होंने शायद खेल के सीज़न आएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में ज्वाइन करेंगे आपको, तो वो तो नंबर 3 पे आएंगे। अगर आप अभी किसको डालेंगे, फ़खर को भेजेंगे, तो फ़खर को तो आप फिनिशर के रोल में देख रहे हैं 5वें या 6वें नंबर पे। तो ये क्योस है जिसको आपने, ये 2-3 सीरीज़ का मकसद ये होना चाहिए था कि आप अपनी टीम को जेन्युइन करें, कम्बिनेशन डेवलप करें। ना आपने वो टीम सिलेक्शन ठीक की, जो आपने चैंपियन ट्रॉफी से पहले गंद मारा था, अभी भी आप उसी डगर पे चल रहे हैं। तो ये इस स्क्वाड के वाले से मेरे कुछ कंसर्न थे। दूसरा, मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चेयरमैन साहब की अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी है, उनमें 2-3 मेन चीज़ें बात की, उस पर हम बात कर लेते हैं। एक, उन्होंने कहा कि जी, जो ओबियसली आप सब जानते हैं कि 8 को कन्वेंशन सेंटर के अंदर बिडिंग होगी और 2 नए ऑनर्स आएंगे, 2 टीमें जो ऐड होंगी उनके ऑनर्स का नाम लिया जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि 26 को PSL का आगाज़ होना था, मेरी कोशिश है, मैं कोशिश करूँगा 23 को कि ज़रा एक, ओबियसली हमारा एक नेशनल डे है उस लिहाज से उसमें वो चाहते हैं, अच्छी चीज़ है, उस पर होना, स्टार्ट इनोग्रेट करते हैं तो एक अच्छा साइन है। दूसरा, उनसे क्वेश्चन एक बड़ा पर्टिनेंट था, वो उन्होंने भी खुद ही पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्तान सुल्तान जो है उसका ओनरशिप वो लूज़ कर चुकी है अली तरीन साहब, और अभी अर्ली इतनी पॉसिबल नहीं था कि 3 टीमों को हम लेके जाते, तो उसको अब ऑन करेगा PCB। ये मुझे एक समझ नहीं आ रही कि एक ऑनर ही टेनेंट भी बन रहा है, तो ये कैसे होगा। तो ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि हेड भी वही है, उन्हीं की टीम होगी, तो कहीं ना कहीं एरिया ऑफ कंसर्न भी आएंगे, डिबेट भी होगी, कहीं आपका टेंडेंसी भी शायद हो सकता है आप बेंड हो। और उन्होंने कहा कि राइट आफ्टर PSL इसको फिर हम दोबारा बिडिंग में लेके जाएंगे और इसको सेल करेंगे। तो ये एक पूरा एक लंबा प्रोसेस है, शायद कोई टेक्निकल लीगैलिटीज़ भी थी जिसकी वजह से नहीं कर पाए। बट क्वेश्चन इसमें ये आता है, जो एक जर्नलिस्ट ने पूछा भी, कि क्या अली तरीन साहब नेक्स्ट कभी वो इसको परचेज कर सकते हैं, ये नई टीम ले सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर बेहतर नहीं था कि आप पहले ही इसको रिकनसाइल करके, इसको मीडिएटर के रोल पे आके इसको सॉर्ट आउट करते। उसमें उन्होंने आंसर देना अच्छा नहीं समझा। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी डिस्कशन है जिस पे मैं नहीं इंटरवीन करना चाहता, मैं नहीं बताना चाहता। उन्होंने सर्व किया है बट अभी जो है वो हमारा पार्ट नहीं है। तो मुझे ये वाकई, ये पूरा पाकिस्तान जानना चाहेगा, ये समझते हैं कि एक ऑनर है जो आपके साथ जुड़ा रहा, उसके कंसर्न थे तो आप बैठ के हल करते। और अगर वो वाकई क्रॉस है उसके ऊपर और वो पार्ट नहीं हो सकता, तो वो ऐसा क्या करेगा कि वो आपके जाके आपका पार्ट बन जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सबको बात करनी पड़ेगी, और मेरा ख्याल है देखना पड़ेगा PCB को भी कि वन मैन शो तो नहीं हो सकता ना। अगर किसी की दोनों साइड के ऊपर, PCB का कोई एक फर्द वाहिद है और उधर भी वो एक इंडिविजुअल है, दोनों में पर्सनालिटी क्लैश है, तो ईगो इतनी ज़्यादा आ गई है कि वो जी आप उस बंदे को बाहर कर दे। बाहर करना तो लास्ट सोल्यूशन होता है, उससे पहले कई तरीके हैं, कई स्टेप्स हैं। मेरा ख्याल है कि PCB को एज ए फादर फिगर रोल इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए था। दूसरा, उन्होंने फिर रीहैब सेंटर की भी बात की कि हम रीहैब सेंटर एक स्टेट ऑफ द आर्ट बना रहे हैं। वो होगा, हमें मालूम है कि काफ़ी देर से आकब जवेद साहब उस पर काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। और मेरा ख्याल है फास्ट बॉलर के वाले से भी उन्होंने जिक्र किया, काफ़ी फास्ट बॉलर ज़ाया हुए हमारे, तो ये होना चाहिए। लास्टली उन्होंने जो एक अच्छी चीज़ उन्होंने कही अंडर-19 के बारे से, कि अंडर-19 के बच्चे जो है वो गायब हो जाते हैं। तो अंडर-19 के बच्चों के बारे से उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, हम कोई सर्टन स्टाइफन उनके लिए बनाएंगे, कोई सर्टन कॉन्ट्रैक्ट आप उनको दे देते हैं, वो हमारी अकेडमी में रहेंगे और उनके साथ वो कोचेस काम करते रहेंगे, और वो ऑब्वियसली नर्सरी के तौर पे सीनियर टीम के साथ इन लाइन अलाइंड रहेंगे। तो ये मेरा ख्याल एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो चाह रहा हूँ। फिर एक लास्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि इंडिया की जो एक बिहेवियर था प्लेयर्स की जानिब से, और सारा ट्रॉफी ना लेना और उसके बाद सलाम ना लेना, शेक हैंड ना करना, वो ख़त्म नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस पे हम कंडेम भी कर रहे हैं, और हम अगर बराबरी की सतह पे सब कुछ होगा, और दूसरा हम एक ऑफिशियल कंप्लेंट भी ICC को लॉन्च करेंगे, उस पर ड्राफ्ट हमने तैयार कर लिया है, वो देखते हैं उस पर क्या आउटकम आता है। तो ये आज की तमाम हैपनिंग थी, डिटेल थी, मैंने कहा आपके साथ इस पर बात की जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी अपडेट आती है उस पर हम आपसे जुड़ेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।